मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझने वाले कई एक्सपर्ट एक ही बात कहते हैं। पिछले 20-25 साल में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक पैटर्न रहा है। पहले किसी देश की सरकार को खतरा बताया जाता है, फिर वहां पर रिजीम चेंज करने की बात होती है और उसके बाद डेमोक्रेसी लाने की बात भी कही जाती है। 2003 में इराक में यही हुआ था, फिर 2011 में लीबिया में भी यही हुआ और अब ईरान में भी कुछ ऐसा ही कंट्रोल बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान में अमेरिका कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, इस सवाल से सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि अभी तक जहां अमेरिका अपने मिशन में सफल हो गया है, उन देशों का क्या हुआ है? क्या वहां पर सच में लोकतंत्र आ गया है? क्या लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है, या फिर एक तानाशाह के जाने के बाद पूरा देश अराजकता, गृहयुद्ध और विदेशी दखल का मैदान बन गया है? इस सवाल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे लीबिया की। एक समय था जब लीबिया अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। तेल के पैसों की वजह से सरकार लोगों को कई सुविधाएं देती थी, जैसे पढ़ाई और इलाज मुफ्त में होता था, पेट्रोल बहुत सस्ता था, बिजली पर भारी सब्सिडी मिलती थी और कई लोगों को घर और खेती के लिए सरकारी मदद भी मिलती थी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। ये सब सुविधाएं देने वाला एक आदमी लोकतांत्रिक नेता नहीं था, बल्कि एक सख्त तानाशाह था। माने लीबिया अमीर तो था लेकिन आजाद नहीं था। लोग सरकार के खिलाफ खुलकर बोल नहीं सकते थे, चुनाव असली मायने में होते ही नहीं थे और सत्ता पूरी तरह एक आदमी के हाथ में ही सिमट कर रह जाती थी। फिर कहानी बदली और साल 2011 आया। अरब स्प्रिंग की आंधी लीबिया तक पहुंच गई थी, यानी वो समय जब मिडिल ईस्ट के कई देशों में जनता तानाशाह सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी और लीबिया भी उसी आग में घिर गया था। यहाँ भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, मामला गृह युद्ध में बदला था, अमेरिका और नेटो ने दखल किया था और कुछ ही महीने में गद्दाफी की मौत हो गई थी। उस समय दुनिया को लगा कि अब लीबिया में लोकतंत्र आ जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इस देश के हाल ऐसे हैं कि देश दो हिस्सों में बंटने की कगार पर है। लेकिन 15 साल बाद आज लीबिया की हालत ये है कि देश टूटने की कगार पर है। दो सरकारें, अलग अलग मिलिशिया, आसमान छूती महंगाई से परेशान जनता और ऊपर से यूरोप, रूस और दूसरे देशों के लिए लीबिया अब सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मोहरा बनकर रह गया है। आज इस पूरी अराजकता के बीच में लीबिया में एक नए ताकतवर आदमी का उदय हो चुका है। एक ऐसा जनरल जिसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है लेकिन ताकत पूरी है। कौन है वो? दुनिया के बाकी देश इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी की मौत के 15 साल बाद लीबिया किस हाल में है, ये समझने के लिए पिछले साल की एक घटना से शुरुआत करते हैं। जुलाई 2025 यूरोप के 4 सीनियर ऑफिसर लीबिया पहुंचे थे। उनका प्राइवेट जेट ईस्ट लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट पर उतरा था। मामला बहुत सीरियस था। दरअसल इटली और ग्रीस में रिफ्यूजियों की बाढ़ आ गई थी। यूरोप के दिग्गज अधिकारी एक आदमी से मदद मांगने आए थे जिसका नाम था खलीफा हफ्तार, एक ऐसा जनरल जिसके पास ना तो कोई आधिकारिक पद था और ना ही सिंहासन था, लेकिन उसके पास लीबिया के तेल और कोस्ट लाइन का पूरा कंट्रोल था। लेकिन ये अधिकारी हफ्तार से एक प्राइवेट मीटिंग चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट से लाउंज में पहुंचने के बाद उन्हें हफ्तार की एक शर्त बताई गई। शर्त ये थी कि मीटिंग से पहले इन यूरोपीय अधिकारियों को ईस्ट लीबिया की सरकार के मंत्रियों से मिलना होगा, वो भी पब्लिकली, यानी कि टीवी कैमरों के सामने। ये शर्त नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रैप था, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप ईस्ट लीबिया की उस सरकार को आधिकारिक मान्यता देता नहीं था। अगर अधिकारी कैमरे के सामने लीबिया सरकार के मंत्रियों से मिलते तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जाता कि यूरोप अब उस गैर कानूनी सरकार को वैधता देने के लिए तैयार है, और वही अगर ऐसा करने से वो इनकार कर देते तो उनकी हफ्तार से मुलाकात नहीं होती। यूरोप के अधिकारियों ने शर्त मानने से इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि 82 साल के उस जनरल ने यूरोप के सबसे बड़े अधिकारियों को एयरपोर्ट लाउंज से बाहर कदम तक रखने नहीं दिया। उन्हें वहीं से ही वापस लौटना पड़ा। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले एक बार जरा लीबिया का नक्शा देखिए। ऐतिहासिक रूप से लीबिया कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। ये 3 अलग अलग दुनियाओं को मिलाकर बनाया गया एक जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। पश्चिम में ट्रिपोलिटानिया है, पूर्व में साइरेनाइका है और सुदूर दक्षिण में फैला है फेजान। इन तीनों हिस्सों के बीच में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। बीच में सैकड़ों किलोमीटर का एक बंजर रेगिस्तान है। यूरोप के बाहर भूमध्य सागर पर इस देश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, करीब 1770 किलोमीटर की। इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी ने 1930 के दशक में इन तीनों हिस्सों को जबरन एक साथ जोड़ा था।
1969 में मोहम्मद गद्दाफी ने सत्ता पर कब्जा किया। गद्दाफी जानता था कि ये देश कबीलों में बटा हुआ है, इसलिए राज करने के लिए उसने एक नई थ्योरी दी जिसे जमाहिरिया कहा गया। इसका मतलब था कि जनता का राज, लेकिन असलियत डरावनी थी। 42 सालों तक लीबिया में ना तो संविधान था, ना ही स्वतंत्र न्यायपालिका। गद्दाफी ने जानबूझकर सेना को कमजोर रखा। उसे डर था कि कोई मिलिट्री जनरल उसका सत्ता पलट कर सकता है, तो इसलिए गद्दाफी का सिस्टम चेकबुक डिप्लोमेसी और खौफ का कॉकटेल था। लीबिया के पास 48 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है। गद्दाफी ने तेल के पैसों से कबीलों की वफादारी खरीदी। 1996 में त्रिपोली की अबू सलीम जेल में 1200 से ज्यादा कैदियों को एक ही दिन में मार दिया गया। इसमें ज्यादातर पूर्व में सायरेनाइका से थे और यहीं से पूर्व और पश्चिम के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। इसके बाद जब साल 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया में पहुंची तो नेटो की बमबारी और विद्रोह के बाद यही गद्दाफी मारा गया था। मौत के साथ 42 साल पुराना भ्रम भी टूट गया। दुनिया को लगा कि अब डेमोक्रेसी आ ही जाएगी, लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं तो सत्ता सीधे बंदूक के पास चली जाती है। लीबिया में पावर वैक्यूम शुरू हो चुका था। गद्दाफी से लड़ने वाले आम लोग मिलिशिया बन गए थे। क्रांति के बाद इन मिलिशिया ने हथियार नहीं डाले, इन्होंने एयरपोर्ट्स और ऑयल फील्ड पर कब्जा कर लिया। ये मिलिशिया सरकार को ब्लैकमेल करने लगे थे और सरकार को इन्हें ही सैलरी देनी पड़ती थी। लीबिया एक फेल्ड स्टेट बन चुका था। 1770 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन अब रिफ्यूजियों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अड्डा बनती जा रही थी। हर चौराहों पर एक अलग मिलिशिया का चेक पोस्ट था। इसी अराजकता के बीच में खलीफा हफ्तार की एंट्री होती है, जो 20 साल तक अमेरिका में CIA के साए में रहा और साम्राज्य खड़ा करने के बाद वापस लौट आया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और खलीफा हफ्तार की कहानी को समझते हैं। खलीफा हफ्तार की कहानी एक सर्वाइवल प्लेबुक है, यानी कि ये कहानी बताती है कि पावर गेम में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता। साल 1969 में लीबिया के राजा इंद्रिस का तख्ता पलट हुआ था। मोहम्मद गद्दाफी ने सत्ता पर कब्जा किया था। इस तख्ता पलट में गद्दाफी के साथ युवा मिलिट्री अफसरों की एक टीम थी और इनमें सबसे तेज और खूंखार अफसर का नाम था खलीफा हफ्तार। गद्दाफी ने हफ्तार को अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर के रूप में चुना था और दोनों के बीच में गहरा याराना था। 1980 के दशक में गद्दाफी की नजरें अपने पड़ोसी देश यानी कि चाड पर टिक गई थी। गद्दाफी चाड के एक बड़े हिस्से को कब्जा करना चाहता था। 1987 में उसने लीबिया की सेना को चाड पर हमला करने का ऑर्डर दिया। इस सेना को लीड कर रहे थे खलीफा हफ्तार, लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। चाड की सेना ने टोयोटा ट्रकों पर एंटी टैंक मिसाइलें लगाकर लीबिया में भारी टैंकों को तबाह कर दिया था। इस युद्ध को इतिहास में टोयोटा वॉर भी कहा जाता है। हफ्तार और उनके करीब 600 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और यहीं से हफ्तार की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। गद्दाफी इंटरनेशनल बेइज्जती से बचना चाहता था। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हफ्तार को पहचानने से ही इनकार कर दिया। गद्दाफी ने दुनिया से कहा कि चाड में लीबिया का कोई सैनिक नहीं है। गद्दाफी ने अपने सबसे वफादार जनरल को चाड की जेल में मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे में हफ्तार को समझ में आ गया कि डिक्टेटरशिप में वफादारी की कोई कीमत नहीं होती है। चाड की जेल में ही हफ्तार ने सर्वाइवल का एक नया रास्ता खोजा। ये रास्ता वॉशिंगटन DC की तरफ जाता था। उस वक्त अमेरिका में रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे। अमेरिका गद्दाफी को अपना दुश्मन मानता था। CIA को गद्दाफी का तख्तापलट करने के लिए एक मोहरे की तलाश थी, तो हफ्तार उनके लिए एक परफेक्ट हथियार बन गया। CIA ने हफ्तार के साथ एक सीक्रेट डील करी। चाड की जेल से हफ्तार और उनके सैनिकों को निकाला, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी और प्लान ये था कि हफ्तार की ये नई फौज गद्दाफी पर हमला करेगी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स पल पल बदलती रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ 1990 में। 1990 में चाड में सरकार बदल चुकी थी। हफ्तार का बेस छिन चुका था। CIA का ऑपरेशन फेल हो गया था। अब हफ्तार के पास लौटने के लिए कोई देश नहीं था। तब अमेरिका ने उन्हें शरण दी। 1990 के दशक में हफ्तार वर्जीनिया के फॉल्स चर्च इलाके में बस गया था। ये जगह थी CIA के हेडक्वार्टर लैंगसी से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। अगले 20 सालों तक खलीफा हफ्तार अमेरिका में गुमनाम जिंदगी जीता रहा। वो स्थानीय कम्युनिटी सेंटर जाते थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर लीबिया लौटने का इंतजार कर रहे थे। फिर 2011 का साल आया। अरब स्प्रिंग ने गद्दाफी का तख्ता पलट कर दिया। 20 साल के निर्वासन के बाद हफ्तार वापस लीबिया लौटे। उन्हें लगा कि देश उन्हें एक हीरो की तरह स्वीकार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विद्रोही मिलिशिया उन्हें CIA का एजेंट मानते थे। लीबिया के नए पावर स्ट्रक्चर में हफ्तार के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो एक बार फिर हाशिए पे आ चुके थे।
2014 आते आते लीबिया पूरी तरह से अनार्की का शिकार हो गया था। बेनगाजी शहर पर इस्लामिक चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया था। हर दिन पुलिस वालों और जजों की हत्याएं हो रही थी और इसी खौफ और पावरफुल वैक्यूम का हफ्तार ने फायदा उठा लिया। 14 फरवरी 2014 की सुबह हफ्तार मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर टीवी स्क्रीन पर आए। उन्होंने एक नया मिलिट्री कैंपेन घोषित किया और इसका नाम रखा ऑपरेशन डिग्निटी। हफ्तार ने गद्दाफी की सेना के पुराने और बेरोजगार अफसरों को अपने साथ मिला लिया था। ईस्ट लीबिया से जो नाराज कबीलों थे उनको पैसे दिए, सुरक्षा का लालच दिया और इन सबको मिलाकर उसने अपनी एक प्राइवेट फौज खड़ी कर ली थी। इसे लीबियन नेशनल आर्मी यानी कि LNA का नाम दिया गया। अगले 3 सालों तक हफ्तार की इसी फौज ने बेनगाजी की सड़कों पर एक खूनी जंग लड़ी थी और अंततः हफ्तार ने बेनगाजी और पूरे ईस्ट लीबिया पर कब्जा कर लिया था। अब सिचुएशन बहुत ही अजीब थी। हफ्तार के पास कोई सरकारी पद नहीं था, वो किसी देश के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन वो लीबिया के बहुत बड़े हिस्से और देश के सबसे अहम ऑयल फील्ड को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ा लॉजिकल सवाल पैदा होता है, वो ये कि लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार तो त्रिपोली में बैठी थी, देश का सेंट्रल बैंक भी वहीं था, तेल से मिलने वाला सारा पैसा भी वहीं जाता था। तो फिर हफ्तार अपनी इस विशाल सेना को सैलरी कैसे दे रहे थे? बिना सेंट्रल बैंक के वो अपने हथियारों का खर्च उठा कैसे रहे थे? इस सवाल का जवाब है कि हफ्तार के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन उसे चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा था, ये समझना सबसे बड़ी बात थी। लीबिया का सेंट्रल बैंक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि त्रिपोली में था। तेल का सारा रेवेन्यू वहीं जाता था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हफ्तार लीबिया का तेल सीधे तरीके से नहीं बेच सकता था। तो ऐसे में हफ्तार ने अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी थी। उसने ईस्ट लीबिया के अल बायदा शहर में सेंट्रल बैंक की एक डमी ब्रांच बनाई। 2016 से लेकर 2020 के बीच में हफ्तार ने रूस की एक सरकारी कंपनी गोजनाक से संपर्क किया। ये कंपनी रूस के लिए आधिकारिक तौर पर नोट छापती थी। हफ्तार ने वहां से लीबिया के जाली दिनार छपवाने शुरू कर दिए। ये नोट बिल्कुल असली जैसे दिखते थे और इनका वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड भी काफी असली था। बस इस पर त्रिपोली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के दस्तखत नहीं हुआ करते थे। रूस ने करीब $12 बिलियन कीमत के ये जाली नोट छापकर कार्गो प्लेन के जरिए हफ्तार को भेजे थे। हफ्तार ने इन जाली नोटों को अपने सैनिकों की सैलरी में इंक्लूड किया, ईस्ट लीबिया के कबीलों के सरदारों की वफादारी खरीदी और इन जाली नोटों को कमर्शियल बैंकों में डाल दिया। वहां से ब्लैक मार्केट के जरिए वो असली डॉलर खरीद रहा था। जब त्रिपोली के सेंट्रल बैंक ने इन जाली नोटों को बैन करने की कोशिश की तो हफ्तार ने बंदूकों के जोर पर ईस्ट लीबिया के बैंकों को इन्हें स्वीकार करने पर मजबूर किया। इस पैरेलल इकोनॉमी में लीबिया की असली करेंसी को क्रैश होना पड़ा। आम जनता की सेविंग्स खत्म हो रही थी, देश में महंगाई आसमान छूने लगी, ब्रेड और पेट्रोल जैसी बेसिक चीजों के दाम कई गुना बढ़ चुके थे, लेकिन हफ्तार का मिलिट्री साम्राज्य और मजबूत होता जा रहा था। एक टूटा हुआ लीबिया जाली करेंसी के दम पर चल रहा था। जाली पैसों के साथ हफ्तार को विदेशी ताकतों को भी खुला सपोर्ट मिल रहा था। मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देश ऐसे थे जो त्रिपोली की सरकार को कमजोर मानते थे, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए था जो इस्लामिक चरमपंथियों को कुचल सके। इसलिए यूएई और इजिप्ट ने हफ्तार को हथियार और एयर सपोर्ट देना शुरू किया। यूएई ने अपने चीनी विंग लूंग ड्रोन्स के जरिए हफ्तार के दुश्मनों पर आसमान से हमले किए। इजिप्ट ने अपनी लंबी सीमा हफ्तार के लॉजिस्टिक्स के लिए खोल दी थी। फ्रांस ने भी गुपचुप तरीके से हफ्तार की मदद की थी, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था रूस का वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। 2018 के आसपास वैगनर के हजारों भाड़े के लड़ाके लीबिया पहुंच चुके थे। वैगनर ग्रुप ने हफ्तार की सेना के साथ मिलकर लीबिया के सबसे अहम ठिकानों पर कब्जा किया। उन्होंने ऑयल क्रिसेंट इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया था, यानी कि ये वो इलाका था जहां से लीबिया का सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है। इसमें शरारा और एल फील्ड, ये ऐसी फील्ड थी जो कि बहुत बड़ी ऑयल फील्ड मानी जाती थी, वो शामिल थी। वैगनर के लड़ाकों ने आम नागरिकों के घरों और सड़कों पर आधुनिक लैंडमाइंस बिछा दी थी ताकि कोई भी त्रिपोली की फोर्स उन इलाकों में ना तो घुस सके ना ही कोई अटैक कर सके। हफ्तार का इकोनॉमिक और मिलिट्री मॉडल बहुत ही सिंपल था। वो सीधे तेल के कुओं पर कब्जा करता था, फिर त्रिपोली सरकार को ब्लैकमेल करता था और उसे जब भी राजनीतिक या आर्थिक रियायत चाहिए होती तो वो तेल की पाइपलाइंस को ही बंद कर दिया करता था। 2020 में हफ्तार ने पूरे 8 महीनों तक लीबिया का ऑयल एक्सपोर्ट रोक दिया था। पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन कोई भी हफ्तार को रोक नहीं पा रहा था। एक तरफ त्रिपोली की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार थी जिसके पास देश का कागजी खजाना था, वहीं दूसरी तरफ हफ्तार था जिसके पास बंदूकें थी, वैगनर के विदेशी लड़ाके थे और असली तेल के कुएं थे।
कोई भी एक पक्ष दूसरे को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता था और इसी डेडलॉक के बीच हफ्तार ने एक ऐसा नया सिस्टम बनाया जो यूरोप की गर्दन पकड़ सकता है। लीबिया की जाली करेंसी और तेल के कुओं के अलावा एक और चीज है जो हफ्तार को ग्लोबल लेवल पर पावरफुल बनाती है और वो है इंसानों का व्यापार, यानी कि रिफ्यूजी क्राइसिस। लीबिया के पास यूरोप के बाहर भूमध्य सागर की सबसे बड़ी तटरेखा है। यह यूरोप जाने वाले लाखों प्रवासियों के लिए सबसे बड़ा गेटवे भी है। अफ्रीका के अलग अलग देशों से लोग गरीबी और युद्ध से बचकर लीबिया पहुंचते हैं। उनका सपना होता है समंदर पार करके इटली या ग्रीस पहुंचना, लेकिन लीबिया की सरहद में घुसते ही वो एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। खलीफा हफ्तार और उनके बेटों ने इस रिफ्यूजी क्राइसिस को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। हफ्तार का संदेश यूरोप के लिए बहुत ही सिंपल है कि अगर आप चाहते हैं कि लाखों लोग आपके बॉर्डर्स तक ना पहुंचे तो आपको हमसे बात करनी होगी, आपको हमें पैसा देना होगा और हमारे राज्य को मान्यता देनी होगी। ये सीधे तौर पर एक इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग का ही एक एग्जाम्पल दिखने को मिलता है। हफ्तार के बेटे सद्दाम की तारिक बिन जियाद ब्रिगेड इन रिफ्यूजियों को कंट्रोल करती है। इन प्रवासियों को जानवरों की तरह डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। इन सेंटर्स की हालत इतनी खौफनाक है कि ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स इन्हें नर्क बुलाती है। वह प्रवासियों को मारा जाता है, उनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती है और उनके परिवारों से फिरौती मांगी जाती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यूरोपियन यूनियन इन प्रवासियों को अपने यहाँ आने से रोकने के लिए लीबिया के कोस्ट गार्ड्स को करोड़ों डॉलर की फंडिंग देती है, लेकिन लीबिया में कोस्ट गार्ड और मिलिशिया के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। जो लोग दिन में कोस्ट गार्ड की वर्दी पहनकर प्रवासियों की नावों को रोकते हैं, वही रात में स्मगलिंग का नेटवर्क बन जाते हैं। हफ्तार इस माइग्रेशन गैप को जब चाहते हैं खोल देते हैं, जब चाहते हैं बंद कर देते हैं। जब भी हफ्तार को यूरोप से कोई रियायत चाहिए होती है तो अचानक इटली के तटों पर रिफ्यूजियों की नावें बढ़ जाती हैं। इटली में राजनीतिक हड़कंप मच जाता है और फिर मजबूर होकर यूरोप के कई बड़े नेताओं को हफ्तार के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। यही वजह है कि जुलाई 2025 में जब यूरोप का डेलीगेशन बेंगाजी पहुंचा तो हफ्तार ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। हफ्तार जानता था कि यूरोप के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो उन्हें नीचा दिखाकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता था। वो ये साबित कराना चाहता था कि भले ही उसके पास कोई आधिकारिक पद हो या नहीं हो, लेकिन भूमध्य सागर की चाबी उसके पास जरूर है। वो व्यापार सिर्फ हफ्तार को राजनीतिक ताकत नहीं देता है, बल्कि ये अरबों की एक ब्लैक इकोनॉमी को भी जनरेट करता है। हर प्रवासी से स्मगलिंग के लिए हजारों डॉलर वसूले जाते हैं और ये पैसा हफ्तार के बेटों के सर्वाइवल प्रैग्मेटिज्म का हिस्सा है। तेल की कीमतें गिर सकती हैं, जाली नोट पकड़े जा सकते हैं, लेकिन जब तक दुनिया में गरीबी और युद्ध है तब तक प्रवासियों का ये सैलाब नहीं रुकेगा और जब तक ये सैलाब है तब तक हफ्तार का राज्य सुरक्षित है। गद्दाफी ने भी कभी यूरोप को इसी तरह से डराया था। उसने कहा था कि अगर मैं हटा तो पूरा यूरोप काला हो जाएगा। हफ्तार आज उसी डरावनी भविष्यवाणी को एक बिजनेस मॉडल की तरह चला रहा है। गद्दाफी और हफ्तार में बस यही फर्क है। गद्दाफी इस पूरे मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन हफ्तार इसे खामोशी से प्रोफेशनल ऑपरेटर की तरह अंजाम दे रहा है। पूरी दुनिया देख रही है लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। लीबिया आज एक ऐसा देश बन चुका है जो अपनी सरहद के अंदर अपने ही लोगों और अपनी ही सरहद के बाहर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वो जनरल है जिसने कभी गद्दाफी के साए में सत्ता सीखी थी और आज बिना किसी सिंहासन के एक पूरे महाद्वीप को डरा रहा है। इसलिए आज जब दुनिया ईरान की बात करती है, रिजीम चेंज की बात करती है, डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट की बात करती है, तो उन्हें लीबिया की भी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि लीबिया सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। लीबिया एक वार्निंग है, एक सबक है कि कभी कभी किसी देश में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि तानाशाह को कैसे हटाया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि तानाशाह के बाद उस देश को आखिर संभालेगा कौन। और लीबिया में इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसे लिखा था कमल भट्ट ने। मैं हूं डिम्पिका, कैमरा के पीछे हैं सर्वेश। तब तक आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।